जरा ठहरिए, एक पल के लिए रुक जाइए, क्योंकि जो बात आप अभी सुनने वाले हैं वो कोई साधारण ज्ञान नहीं है। ये वो रहस्य है जो सदियों से छुपा रहा और जिसे हर किसी ने नहीं समझा। गरुड़ पुराण के उन गूढ़ अध्यायों में ये सत्य छिपा है जिसे केवल वही समझ पाता है जो देखने से ज्यादा महसूस करना जानता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी घर में एक बेटी जन्म लेती है तो क्या वो केवल एक घटना होती है? नहीं, वो एक चयन होता है। लेकिन सवाल ये है कि ये चयन कौन करता है? भगवान किसे चुनते हैं? किस पिता को, किस माँ को, किस आंगन को? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आपका घर उस चयन के योग्य है? आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो बताता है कि बेटियां किस घर में जन्म लेती हैं, क्यों लेती हैं और उनके आने का आपके भाग्य से क्या गहरा संबंध होता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो सत्य अंत में सामने आएगा वो शायद आपकी सोच, आपकी समझ और आपका नजरिया बदल देगा। मित्रों, इस दुनिया में हर दिन लाखों बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि कोई आत्मा इसी घर में क्यों आती है? क्यों वही माँ, क्यों वही पिता? आधुनिक विज्ञान इसे एक जैविक प्रक्रिया मानता है, लेकिन शास्त्र कुछ और कहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जन्म केवल शरीर का नहीं होता, जन्म आत्मा का होता है। और आत्मा कहीं भी यूं ही नहीं चली जाती, वो वहीं जाती है जहां उसका उद्देश्य होता है, जहां उसका कोई गहरा संबंध होता है। गरुड़ पुराण में यमराज और गरुड़ के बीच हुए संवाद में इस रहस्य को विस्तार से समझाया गया है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, उसके कर्मों का लेखा जोखा और फिर अगला जन्म, ये सब तय होता है। ये कोई संयोग नहीं, ये कर्मों का सटीक गणित है। तो जब किसी घर में एक बेटी जन्म लेती है तो वो भी इसी कर्म गणित का परिणाम होती है। वो आत्मा जो बेटी बनकर आई है, या तो उसने स्वयं उस घर को चुना है या उस घर के कर्मों ने उसे अपनी ओर आकर्षित किया है। जिस तरह एक चुंबक लोहे को खींचता है, उसी तरह शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा पवित्र आत्माओं को अपनी ओर बुलाती है। और यही कारण है कि कुछ घरों में बेटी के आते ही सब कुछ बदलने लगता है। रुकी हुई किस्मत चल पड़ती है, घर का माहौल हल्का और खुशहाल हो जाता है और एक कठोर हृदय वाला पिता भी अचानक कोमल हो जाता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये ऊर्जा का परिवर्तन है, एक दिव्य बदलाव है। हम बचपन से सुनते आए हैं, बेटी लक्ष्मी होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा ये बात आखिर आई कहां से? शास्त्रों के अनुसार, विशेष रूप से गरुड़ पुराण और देवी ग्रंथों में, लक्ष्मी को केवल धन की देवी नहीं माना गया है, बल्कि संतुलन, समृद्धि और चेतना का प्रतीक माना गया है। और लक्ष्मी वहां आती है जहां सम्मान हो, जहां शुद्धता हो और जहां कृतज्ञता का भाव हो। जहां अपमान हो वहां लक्ष्मी टिकते नहीं, जहां विचार अशुद्ध हो वहां समृद्धि नहीं आती और जहां धन्यवाद का भाव नहीं होता वहां ऊर्जा रुक जाती है। जब इन तीनों गुणों का संगम किसी घर में होता है, तभी वहां लक्ष्मी का वास होता है। यही कारण है कि बेटी को लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। लेकिन यहाँ एक और गहरा सत्य छुपा है। बेटी केवल लक्ष्मी नहीं होती, वो लक्ष्मी को साथ लेकर भी आती है। उसके साथ घर में आती है नई ऊर्जा, नई खुशी और एक अनोखा स्नेह। लेकिन अगर उसी लक्ष्मी का अपमान किया जाए, अगर उसे बोझ समझा जाए, तो वो ऊर्जा वापस चली जाती है और उसके साथ समृद्धि भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। ये कोई डराने वाली बात नहीं, बल्कि शास्त्रों की एक स्पष्ट चेतावनी है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सत्य पर। गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत के अनुसार भगवान हर घर को बेटी के लिए नहीं चुनते, बल्कि केवल उन घरों को चुनते हैं जहां कुछ विशेष गुण मौजूद होते हैं। पहला गुण है नारी का सम्मान, जहां मां को केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि आदर दिया जाता है, जहां बहन की आवाज दबाई नहीं जाती और जहां पत्नी को बराबरी का साथी माना जाता है। ऐसे घरों की ऊर्जा कोमल और संतुलित होती है और कोमल आत्माएं वहीं आकर्षित होती हैं। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है वहीं देवताओं का वास होता है। ये केवल एक श्लोक नहीं, बल्कि ऊर्जा का नियम है। जहां स्त्री का अपमान होता है वहां पुण्य क्षीण होने लगता है और जहां उसका सम्मान होता है वहां दिव्यता स्वयं आकर बसती है। इसलिए बेटी का जन्म उस सम्मान की पुष्टि भी होता है। दूसरा गुण है करुणा और संवेदनशीलता।
कुछ घर ऐसे होते हैं जहां लोग केवल अपने बारे में नहीं सोचते, बल्कि दूसरों की मदद करते हैं, भूखे को भोजन देते हैं और पशु पक्षियों तक का ध्यान रखते हैं। ऐसे घरों में केवल लोग नहीं रहते, वहां संस्कार बसते हैं। और बेटी संवेदनशीलता का ही स्वरूप होती है। वो उसी आंगन में आती है जहां पहले से करुणा मौजूद हो, ताकि वो और बढ़ सके। तीसरा गुण है पूर्वजों का सम्मान। गरुड़ पुराण में पितरों का विशेष महत्व बताया गया है। जिन घरों में श्राद्ध, तर्पण या कम से कम पूर्वजों की स्मृति का आदर होता है, वहां परिवार की ऊर्जा स्थिर रहती है। इसलिए बेटी को कुल की ज्योति कहा जाता है, क्योंकि वो केवल वर्तमान से नहीं जुड़ी होती, बल्कि अतीत और भविष्य के बीच एक सेतु होती है। चौथा गुण है प्रेम को लोभ से ऊपर रखना। जहां हर रिश्ता पैसों से तौला जाता है, वहां ऊर्जा भारी हो जाती है। लेकिन जहां प्रेम, त्याग और संतुलन होता है, वहां बेटी का आगमन उस प्रेम को और गहरा करने आता है। अक्सर देखा गया है कि बेटी के जन्म के बाद पिता बदल जाते हैं। जो पहले कठोर थे, वही बेटी के सामने पिघल जाते हैं, क्योंकि बेटी उनके भीतर छुपे प्रेम को जगा देती है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण गुण है बेटी को बोझ नहीं, बल्कि भाग्य मानना। शास्त्रों के अनुसार आत्मा गर्भ में आने से पहले ही माता पिता के भावों को महसूस कर लेती है। यदि वहां डर, अस्वीकार या निराशा हो, तो वो आत्मा ठहरती नहीं। लेकिन जहां स्वागत हो, प्रेम हो और ये भावना हो कि जो भी आएगा हम उसे अपनाएंगे, वहां वो आत्मा आती है और रुकती है। तो खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आपके मन में बेटी के लिए कोई भेदभाव है, कोई डर है या कोई नकारात्मक भावना है, तो क्या आप उस आत्मा को दूर नहीं कर रहे, जो शायद आपकी किस्मत बदलने आ रही थी? अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा, क्या सच में हर बेटी घर की किस्मत बदलती है? अगर बेटियां केवल उन्हीं घरों में जन्म लेती हैं जहां अच्छे गुण होते हैं, तो फिर एक सवाल अपने आप खड़ा होता है, ऐसे घरों में बेटियां क्यों जन्म लेती हैं जहां उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता? ये प्रश्न बहुत गहरा है और इसका उत्तर भी उतना ही रहस्यमय है। गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत के अनुसार हर आत्मा सुख भोगने के लिए ही जन्म नहीं लेती, बल्कि कुछ आत्माएं परिवर्तन लाने के लिए भी जन्म लेती हैं। वो इसलिए नहीं आती कि घर पहले से अच्छा है, बल्कि इसलिए आती हैं कि उस घर को अच्छा बनाना है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक इसलिए नहीं आता कि वहां पहले से रोशनी है, वो इसलिए आता है ताकि अंधेरा दूर हो सके। इसीलिए कई बार कुछ बेटियां ऐसे परिवारों में जन्म लेती हैं जहां सोच कठोर होती है, परंपराएं जकड़ी हुई होती हैं और बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। लेकिन वही बेटियां अपने स्वभाव, अपने प्रेम और अपने अडिग विश्वास से उस घर की सोच को धीरे धीरे बदल देती हैं। एक सख्त पिता का दिल पिघलने लगता है, दादा दादी की सोच में नरमी आने लगती है और समय के साथ पूरे घर की ऊर्जा बदलने लगती है। तो क्या ये कहना सही होगा कि ऐसी बेटियां कमजोर परिस्थितियों में आई थीं? नहीं, वे सबसे शक्तिशाली आत्माएं होती हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे कठिन कार्य चुना, बदलना उन्हें जो बदलना नहीं चाहते थे। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसका इंतजार आप शुरू से कर रहे थे। क्या सच में एक बेटी अपने माता पिता का भाग्य बदल सकती है? गरुड़ पुराण के अनुसार कोई भी आत्मा बिना कारण किसी परिवार में जन्म नहीं लेती। हर जन्म एक संबंध है, एक ऋण है, एक अधूरी यात्रा का परिणाम है। कई बार बेटी का जन्म उस ऋण को चुकाने का माध्यम होता है, जिसे हम समझ भी नहीं पाते। कभी वो पिता के किसी अधूरे पुण्य का फल होती है, शायद उसने किसी पिछले जन्म में किसी कन्या की रक्षा की हो और उसी का फल उसे अपनी बेटी के रूप में मिलता है। कभी वो माँ की तपस्या का उत्तर होती है और कभी वो स्वयं उस परिवार की परीक्षा बनकर आती है। अब एक और गहरा सत्य समझिए, जब कोई शुभ आत्मा जन्म लेती है तो वो अपने साथ केवल शरीर नहीं लाती, वो अपने संचित पुण्यों की ऊर्जा भी साथ लेकर आती है। ये ऊर्जा केवल उसके जीवन को नहीं, बल्कि पूरे परिवार की दिशा को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि कुछ घरों में बेटी के जन्म के बाद रुके हुए काम बनने लगते हैं, आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है और घर में एक अजीब सी शांति महसूस होने लगती है। लोग इसे संयोग कहते हैं, लेकिन शास्त्र इसे ऊर्जा का परिवर्तन मानते हैं। लेकिन हर परिवर्तन तुरंत दिखाई नहीं देता। कभी कभी बेटी का जन्म घर के भीतर छिपी कठोरता को सामने ले आता है। जो सोच वर्षों से दबाई गई थी, वो उजागर होने लगती है। ये नकारात्मक नहीं होता, ये एक प्रकार का शुद्धिकरण होता है। जैसे किसी घाव को साफ करने पर दर्द होता है, लेकिन वही दर्द उसे ठीक करता है। ठीक उसी तरह
बेटी का कोमल स्पर्श भी कई बार एक गहरे बदलाव की शुरुआत करता है। गरुड़ पुराण में आत्मा की यात्रा का जो वर्णन है वो अत्यंत अद्भुत है। ये बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कई अवस्थाओं से गुजरती है, अपने कर्मों का फल भोगती है और फिर अगले जन्म की तैयारी करती है। और ये संभव है कि वही आत्मा जिसने किसी जन्म में पिता का रूप लिया था, अगले जन्म में बेटी बनकर लौटे, ताकि उस संबंध का संतुलन स्थापित हो सके। जरा सोचिए, वो बेटी जो आज आपकी गोद में खेल रही है, हो सकता है किसी जन्म में वही आपकी माँ रही हो, या आपका पिता, या आपका सबसे प्रिय मित्र। आत्माएं बदलती नहीं, केवल उनके रूप बदलते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर बेटी का जन्म कर्मों से जुड़ा है, अगर वो अपने साथ पुण्य और उद्देश्य लेकर आती है, तो क्या उसे कमतर समझना स्वयं अपने भाग्य को कमतर समझना नहीं है? जब आप बेटी को अस्वीकार करते हैं तो आप उस पुण्य को ठुकरा रहे होते हैं, उस ऊर्जा को नकार रहे होते हैं जो आपके जीवन को बदल सकती थी। ये केवल एक सामाजिक गलती नहीं, ये एक आध्यात्मिक भूल है। अब एक और रहस्य समझिए। हर आत्मा अपने साथ 3 चीजें लेकर आती है। पहला, अपने पिछले जन्म के संस्कार, दूसरा अधूरे कर्म और तीसरा एक उद्देश्य। यही 3 बातें उस बच्चे के स्वभाव, उसकी रुचियों और उसके संघर्षों में दिखाई देती है। वो बेटी जो बचपन से ही दूसरों की मदद करती है, शायद वो करुणा का संदेश लेकर आई है। जो हर कठिनाई में डटी रहती है, शायद वो साहस सिखाने आई है। और जो हर बात पर सवाल करती है, पुरानी सोच को चुनौती देती है, शायद वो परिवर्तन की दूत बनकर आई है। और कभी-कभी एक और कठिन सत्य भी होता है। कुछ बेटियां बहुत कम समय के लिए इस दुनिया में आती हैं, लेकिन वो छोटा सा समय भी एक गहरा संदेश छोड़ जाता है। वो संदेश शब्दों में नहीं होता, लेकिन वो पूरे परिवार की आत्मा पर अंकित हो जाता है। ये समझना कठिन है, लेकिन यही शास्त्र का सत्य है। हर आत्मा महत्वपूर्ण है, हर जन्म का एक उद्देश्य होता है। अब अंतिम और सबसे गहरे प्रश्न पर आते हैं। क्या बेटी का जन्म केवल एक आशीर्वाद है या वो एक जिम्मेदारी भी है? गरुड़ पुराण का उत्तर स्पष्ट है, ये दोनों है। जब कोई शुभ आत्मा किसी घर में जन्म लेती है तो वो केवल सुख देने नहीं आती, वो इस घर की चेतना को ऊंचा उठाने आती है। और इसके लिए परिवार का कर्तव्य है उसे शिक्षा देना, सुरक्षा देना, स्वतंत्रता देना और सबसे महत्वपूर्ण, उसे सम्मान देना। अगर किसी घर में बेटी का स्वागत तो होता है, लेकिन उसे समान अवसर नहीं दिए जाते, उसके सपनों को छोटा कर दिया जाता है, उसकी आवाज़ को अनसुना किया जाता है, तो वो घर उस आध्यात्मिक अवसर को खो देता है जो उसे मिला था। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा और परिवार के बीच एक सूक्ष्म अनुबंध होता है। आत्मा अपने संस्कार लेकर आती है और परिवार उसके विकास की जिम्मेदारी लेता है। और जब ये संतुलन पूरा होता है तो केवल एक बेटी नहीं बढ़ती, पूरे परिवार की चेतना विकसित होती है। मित्रों, आज हमने समझा कि बेटी का जन्म केवल एक पारिवारिक घटना नहीं है, वो आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। वो केवल संतान नहीं, वो संस्कार है। वो केवल रिश्ता नहीं, वो ऊर्जा है। शास्त्र हमें यही सिखाते हैं कि कोई भी जन्म संयोग नहीं होता। हर आत्मा अपने कर्मों और उद्देश्य के अनुसार अपना घर चुनती है। और जब एक बेटी जन्म लेती है तो वो अपने साथ एक अवसर लेकर आती है, एक ऐसा अवसर जो पूरे परिवार का भविष्य बदल सकता है। बेटी केवल एक सदस्य नहीं होती, वो उस ऊर्जा का स्रोत होती है जो घर में प्रेम बढ़ाती है, सोच को नया दिशा देती है और परिवार को भीतर से मजबूत बनाती है। लेकिन बेटी का सम्मान केवल शब्दों तक सीमित नहीं होना चाहिए। सच्चा सम्मान तब होता है जब उसे सही शिक्षा मिले, जब उसे अपने फैसले लेने का आत्मविश्वास दिया जाए, जब उसे बराबरी का अधिकार मिले और जब उसके सपनों को भी उतनी ही अहमियत दी जाए जितनी घर के बाकी लोगों के सपनों को दी जाती है। क्योंकि जहाँ ये सच्चा आदर होता है, वहाँ केवल एक बेटी नहीं बढ़ती, बल्कि पूरे परिवार की किस्मत आगे बढ़ती है, उनका भविष्य उज्जवल होता है। अगर आपके घर में बेटी है तो ये केवल एक संयोग नहीं, ये एक संकेत है कि ईश्वर ने आपको इस जिम्मेदारी के लिए चुना है। और अगर आपके घर में बेटी नहीं है तो भी हर बेटी को वो सम्मान जरूर दीजिए जिसकी वो हकदार है। शास्त्रों का एक गहरा सिद्धांत है, जहां नारी का सम्मान होता है वहीं जीवन में संतुलन, शांति और समृद्धि स्थिर होती है। बेटी केवल एक रिश्ता नहीं, वो ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है।
और उस उपहार की रक्षा करना, उसे संवारना और उसे सम्मान देना, यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ है, अगर इसने आपकी सोच में एक छोटी सी भी हलचल पैदा की है, तो इसे अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे ये समझना जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, बेटी मेरा वरदान है। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही रहस्य के साथ। जय श्री हरि।